और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बने विपक्ष के गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। तीसरी बैठक में कुछ और पार्टियों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, यानी गठबंधन को और मजबूती देने की तैयारी हो रही है। लेकिन गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले INDIA गठबंधन को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या विपक्ष के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या विपक्षी गठबंधन INDIA में PM पद के चेहरे पर अंदर ही अंदर कोई घमासान चल रहा है? इन सवालों के पीछे है सियासी गलियारों में घूम रहे बयान। आज राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस से राहुल गांधी PM पद के उम्मीदवार होंगे। राहुल की उम्मीदवारी के बयानों के बीच बिहार से नीतीश को PM बनाने का सपना देखने वाला बयान भी लगातार आ रहा है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार PM उम्मीदवार हो। हालांकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं चाहिए। इन बयानों के पीछे गौर करने वाली बात है इनकी टाइमिंग, जो गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले आए हैं। सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या जानबूझकर अपने अपने नेताओं को विपक्ष का चेहरा बनाने के लिए गठबंधन के दल अपने स्तर पर माइंड गेम खेल रहे हैं? विपक्ष में PM पद के अलग अलग नाम उछलने पर बीजेपी ने प्रहार किया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस नीतीश और ममता से राहुल को बड़ा मानती है? इनके अलावा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी गठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं खुद को PM पद का दावेदार मानते हैं। क्या ये लोग राहुल को अपना नेता स्वीकार करेंगे? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कहीं 24 की लड़ाई नेता के नाम पर फंस तो नहीं जाएगी? अगर PM पद पर अभी से क्लेश हो गया तो फिर 24 की लड़ाई में जनता को क्या संदेश देंगे? और क्या विपक्ष के लिए PM पद का चेहरा चुनना आसान है? हर सवाल पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चर्चा तो हर जगह नीतीश कुमार जी की हो रही है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह इनकी चर्चा होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री के लायक हैं, प्रधानमंत्री के सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बन करके रह जाएगा, लेकिन पलटू कुमार का अंतिम अध्याय यहाँ समाप्त होगा। वो कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। कई बार बोला जा रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं और दूसरे दलों के लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो कई चेहरे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के कई चेहरे हैं। 26 पार्टियां हैं और 30 प्रधानमंत्री पद के दावेदार। JDU चाहती है नीतीश कुमार बने, कांग्रेस चाहती है राहुल बने, कोई चाहता है प्रियंका बने। घमंडिया गठबंधन है, उनको नहीं मालूम कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब 2 सीट घटा लें या बढ़ा लें, इसके लिए वो मेहनत कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं नीतीश जी बनना नहीं चाहते, खंडन कर रहे हैं, इस दौड़ में नहीं है, तो वही दौड़ में ला कौन रहा है? तो अभी हर पार्टी स्वतंत्र है, जो अपना फैसला करना है करे, लेकिन जब गठबंधन पूरी तरह से बन जाएगा तो जाहिर है कि उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। अभी घमंडिया गठबंधन को देश की जनता ही इस तरह के लोगों को जो इनके राजनीतिक फायदे के लिए जो कर रहे हैं, अपने जाति फायदे के लिए, जनता के बारे में चिंता नहीं करना, उसको जनता सब अच्छे से समझाएगी। पार्टी के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र पटेल, उसको समझाए ना कि वो तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू हमारे अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, तो क्या है कि मन में लड्डू कुछ और फूट रहे हैं, बाहर दिखाने के लिए कुछ और बात करते हैं। आजकल राहुल गांधी के चेहरे को कांग्रेस पार्टी के द्वारा थोपा जा रहा है, वहीं पर तृणमूल कांग्रेस अपनी नेता का चेहरा आगे कर रही है, कहीं नीतीश बाबू के मंत्री अपने नेता का चेहरा आगे कर रहे हैं। ना कन्वीनर है, ना एजेंडा है।
तो बड़ा सवाल यह है कि अभी जो बैठक होने जा रही है उससे पहले इस तरह के बयानों की बाढ़ क्यों आ गई है? हर पार्टी अपने अपने नेता को क्यों प्रोजेक्ट कर रही है? और इस बड़ी बहस में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा, कांग्रेस प्रवक्ता। राजीव रंजन जी, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू। AK वाजपेयी जी, प्रवक्ता LJP। चारों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहेंगे। हमारी मुबारकबाद आप स्वीकार करें। क्या यह माना जाए कि अब जो है INDIA के ऑफिशियल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी घोषित हो चुके हैं? क्योंकि बघेल साहब कह रहे हैं, गहलोत जी भी कह रहे हैं, तो बधाई स्वीकार करें। देखिए, बघेल साहब और गहलोत साहब कांग्रेस पार्टी के हैं, सदस्य हैं, बिल्कुल उनकी अपनी मांग हो सकती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी मांग हो सकती है, लेकिन जब बात आती है गठबंधन की, जब बात आती है इंडिया की, तो जिसको इंडिया वोट करेगा, जिसको इंडिया चाहेगा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। देखिए, इसको आप ऐसे चलिए, हम तो सबकी बात करते हैं, मोदी जी तो है नहीं हम लोग कि संसद भवन में कहें 300+ सांसद लेके कि एक अकेला लड़ रहा है। जब याद आ गई उनको गठबंधन की, तो अब आ गए NDA की बात करने लगे। पिछले 10 सालों में आपने नहीं सुना होगा कि मोदी जी कभी NDA की बात करें, लेकिन अचानक से वो 38 दलों का गठबंधन याद आने लगा। तो घबराई हुई भाजपा अटैक करना चाहती है इंडिया पे, इंडिया को तोड़ना चाहती है, इंडिया के लोगों को डराना चाहती है। तो अब चलेगी नहीं बातें। और दूसरी बात यह है कि मैं एक बात बोलूंगा भाजपा के लिए, जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हैं यहां करने नसीहत हमको। तो भाजपा के किरदार पे तो पूरा दुनिया शर्मिंदगी उठा रही है कि किस तरीके से इन्होंने देश को महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, आग लगा के छोड़ दिया है। और बात करते हैं कि भैया प्रधानमंत्री का पद बताओ कौन होगा। हम कहते हैं इस देश में बहुत से काबिल लोग हैं और बहुत काबिलियत है इस देश में। देश की जनता सांसद चुनती है, सांसद बता देंगे कौन सा हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यहां पे व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति नहीं हो रहा है। जी ठीक है। राजीव रंजन जी, बहुत अच्छी बातें कही है दीपक जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि वो जो एक गाना था कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा जेडीयू को? नीतीश कुमार जी ने सबको जोड़ने की मेहनत की, लेकिन लास्ट में कांग्रेस आई और महफिल लूट गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इन बयानों के मायने ढूंढने के सिवाय कोई काम नहीं बचा है। दरअसल 2024 में भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित 38 सहयोगियों की करारी शिकस्त की जमीन तैयार हो गई है। अब ऐसे में हर पार्टी के नेताओं के बयान और उन बयानों पर इनकी ओर से दी गई प्रतिक्रिया, फिर आपके और आपके अन्य मित्रों के चैनल्स पर इस पर लगातार हो रहे जो विमर्श हैं जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है इंडिया के पास, इसमें अनेक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं, अनेक दलों के बड़े नेता, और वो उस राज्य के प्रमुख विपक्षी दल हैं। इन सबों का ये एक विराट गठजोड़ है जी। ये उन 38 जिसमें आधे से ज्यादा फर्जी दल हैं, वैसा गठबंधन ये नहीं है। अब जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो बिहार आंदोलन अगर 1974 से देख लीजिए, आज 2023 है, ये 49 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो भी जिम्मेवारी मिली, उन्होंने न केवल निर्वहन किया, अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो उनके कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि नीतीश कुमार जी में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन दीपक जी ने सही कहा जी कि ममता जी को चाहने वाले लोग उनके दल के अंदर हैं, ठीक है। अखिलेश जी को चाहने वाले लोग समाजवादी पार्टी के अंदर हैं जी। तो हर दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर इंडिया का सामूहिक नेतृत्व है जी। और वो पहले तय कर चुका है। एक सवाल ये है कि टीम में स्टार प्लेयर्स जो है, सचिन तेंदुलकर भी हो। पहले 30 सेकंड में मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जी जी, 30 सेकंड में मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। चंदन जी, ये पहले तय हो चुका है कि चुनाव के पहले कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं हो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब तक जो 2 बैठकें हुई हैं और मुंबई की बैठक के बाद जो रोड मैप है वो देश के सामने होगा। चुनौती बड़ी है, भाजपा सामना करने में असफल दिख रही है, अक्षम दिख रही है, इसीलिए इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, मेरा सवाल यह है कि टीम में सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो, सारे स्टार प्लेयर्स हो, अपने अपने दिनों में मैच विनर्स हो, लेकिन एक धोनी तो कोई चाहिए, कोई कप्तान तो चाहिए। वो कप्तान कौन होगा? और अगर कप्तान जो है राहुल गांधी होते हैं तो क्या ममता बनर्जी को भी स्वीकार होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी को भी स्वीकार होंगे? क्या अखिलेश यादव जी को भी स्वीकार होंगे? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम बाकी सभी पक्षों की राय भी लेंगे। यहां पर बीजेपी प्रवक्ता को हम लाना चाहेंगे। शिवम जी, ये एनडीए के INDIA के आपस की मामले की बात है। आप लोग तो डर गए हैं, आप लोग तो पहले जो है घबराए हुए हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, कैसा घोरी कलयुग है। मतलब राजीव जी की पार्टी के मंत्री बयान भी दें अलग तरीके से, नीतीश जी अलग बयान दें, राहुल जी अलग बयान दें, भूपेश जी अलग बयान दें, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दें और भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिक्रिया भी ना दे। कमाली बात हो गई भाई, राजनीति कर रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अगर आपको नहीं चाहिए प्रतिक्रिया तो आप इस तरह की भाषा ही मत इस्तेमाल कीजिए, इस तरह के बयान ही मत दीजिए। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूपेश बघेल चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, अशोक गहलोत चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, अनुराग भदौरिया चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए तेजस्वी, केजरीवाल जी तो अलग ही हैं, वो तो अपने आप को खुद ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, अभिषेक जी कहते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। किसी ने जनता से पूछा है जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वही बनेंगे। आपके चाहने ना चाहने से नहीं होता है ना, सिर्फ इतने से वोट, अपने घर घर के वोट डालने से अगर कोई प्रधानमंत्री बनना होता तो मुझे लगता है अब तक तो कई लोग बन चुके होते। अब आगे आते हैं, जहां तक बात विषय है इनका कि भाई इस तरह की चीजें चल रही हैं और हम तो नीति पर आगे जाकर तय करेंगे कि कौन बनेगा। जीतने के बाद साफ कह दीजिए ना, साफ कहिए खुलकर कि हमारे पास इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, ना इतना मजबूत, ना इतना ताकतवर, ना इतना जनमान्य, ना इतना बेहतर नेता कोई नहीं है। इस वजह से मजबूरन इकट्ठा होकर उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। हारना तो है ही है, अगर कुछ बन पाया तो हो सकता है कि शायद कोई प्रधानमंत्री बन जाए। अब मंडे ट्यूसडे के हिसाब से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे कि फिर फला दिन कौन सा बनेगा, फला दिन कौन सा बनेगा। विषय साफ है, एक तरफ एक दल है, एक तरफ एक नेता है जिनका एक क्लियर कट स्टैंड है, जिनका एक एजेंडा है, जिनका एक भारत के लिए जो है एक मैप है कि आगे कैसे जाना है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास ना अपनी ही पार्टी का मैप है, ना अपने गठबंधन का मैप है। और नीतीश जी के अंत पर एक बार उन्होंने कहा, देखिए जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा निजी तौर पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, वानप्रस्थ ले लो फिर। ठीक है भाई, अगर राजनीति में आप इस तरह की बातें करते हैं तो उसका भी एक अर्थ है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब बुरी खबर होगी कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से कांग्रेस पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो टीस होगी। ठीक है, AK वाजपेयी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री पद को लेकर के तमाम तरह की पार्टियों की ओर से बयानबाजी आ रही है, क्या अभी बना भी नहीं है ठीक से INDIA गठबंधन? अगर बात की जाए सीटों के बंटवारे को लेकर और तमाम चीजें, क्या बनने से पहले ही यहां दरार दिखने लगी है, टूटने की आशंका आने लगी है? देखिए चंदन जी, ये हमारी गलती है कि हम उनको बार बार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, कप्तान कौन है। अरे भाई, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा कोई कप्तान नहीं है, हम सब कप्तान है, 26 कप्तान है और 26 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, ये तो खुद ही कह रहे हैं। तो जब उनका खुद का बयान है कि 26 लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो सिर्फ टब्बल होगा कि नहीं होगा? तो जनता ने तो देखा हुआ है, सारी चीजें देखी हुई। अगर इनका कप्तान नहीं होगा तो जनता किसको चुनेगी? कप्तान के नाम पे ही वोट देगी या नीतीश कुमार को चुनेगी? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट वाइज जो है अलग अलग समीकरण होगा, स्टेट वाइज अलग अलग समीकरण होगा। हराना, बीजेपी को हराना मुख्य मकसद है। चुनाव के बाद तय कर लेंगे कि PM कौन बनेगा। हराने के लिए जनता को कैंडिडेट, अरे यार आप करते रहना तय, ये करते रहे, लेकिन जनता तो जानना चाहेगी ना कि मोदी के सामने कौन। सवाल इनका नहीं है, सवाल इनका ये मसला तय हो ही नहीं सकता। सवाल जनता का है कि जनता क्या चाहती है। जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि खिलाड़ी अगर 2 खेल रहे हैं तो इस टीम का कप्तान मोदी है, तो इस टीम का कप्तान कौन है? ठीक है, अगर ये जवाब नहीं है तो जनता वोट नहीं देगी, सीधी सी बात। और दूसरी बात एक और है कि क्या नीतीश को कप्तान बनाएंगे ये, या जनता कप्तान बनाएगी? 17 साल से बिहार में राज कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं बीमार राज है जी, अभी भी हमें स्पेशल स्टेटस दे दो जी, हमारे राज्य में तरक्की नहीं हो पाई है। आज भी 3 हत्याएं रोज हो रही हैं, 2 बलात्कार रोज हो रहे हैं। क्या ऐसे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, या ममता दीदी को बनाएंगे, या राहुल गांधी को बनाएंगे? नहीं, कोशिश इस चीज का जनता को सवाल यही है घूम फिर करके जो तमाम जो INDIA गठबंधन के घटक हैं सभी ये कह रहे हैं कि भाई पहले बीजेपी को हराना है, सत्ता में जब आ जाएंगे, जब हरा देंगे तो उसके बाद हम तय करेंगे। इन सब के बीच सवाल ये है, दीपक जी,
अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो जिताऊ उम्मीदवार हो वहां पर दम लगाया जाए। ममता दीदी ये कहती हैं कि यही कमोबेश इसी तरह की बात करती हैं, कुछ दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि कांग्रेस उनका साथ दे, बैकअप के तौर पर उनको सपोर्ट करे। क्या आप लोग स्वीकार करेंगे उनका प्रभुत्व? देखिए, बैठक में यही तय किया जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है। जो अभी तय किया जाना है उसको मैं अभी यहाँ पे आपके चैनल पे नहीं बात कर सकता। बात है कि यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ के नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीति नहीं बताए कि नरेंद्र मोदी की नीति क्या थी, नीयत क्या थी। एक वीडियो चलाता हूँ और आप भी हंस लीजिएगा, देश की जनता को भी हंसने का मौका देता हूँ, सुनिएगा। जहाँ भी काला धन पड़ा है, नहीं दीपक जी ठीक है, इस पर इस तरह जो है अगर इस तरह के वीडियोस पर कोई अगर जो हम लोग कर लेंगे तो फिर हमारा डिस्कशन उसी पर खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया को रहने देते हैं। मेरे सवाल, बिल्कुल मेरा सवाल आपसे टिपिकल मैं ये पूछना चाहूंगा। नहीं, सवाल पे आता हूँ मैं। आपने सवाल पूछा था, मैं बताता हूँ। देश में चुनाव जो होते हैं ना मुद्दों पे होते हैं, चेहरे पे नहीं होते। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को लाके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी का चेहरा आप लोग दिखा रहे हैं। चुनाव जो है आप लोग भी चेहरे पर लड़ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चेहरे पर हुए चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। बात है कि गरीबी को आपने दूर किया, बात है कि आपने देश को बेरोजगारी से कितना निकाला। बात है कि अब जब सीआरपीएफ के जवान, रेलवे के जवान कहते हैं कि तुम मोदी और योगी को वोट नहीं दोगे तो गोली खाओगे, ये हुआ महाराष्ट्र में। जब स्कूलों में धार्मिक उन्माद फैलाए जाए, भाजपा ने देखिए ना किस तरीके से एक बच्चे की मानसिकता को आप प्रताड़ित करते हैं साइकोलॉजिकल तरीके से। सारे मसलों को एक साथ बनाएंगे सर तो खिचड़ी हो जाएगी। मेरा यहां सवाल ये है, चलिए मैं दोबारा आता हूं, सवाल को दूसरी तरह से रिफ्रेज करता हूं। पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने 2 सीटें जीती 2019 में, बिहार में 1 सीटें जीती थी, उत्तर प्रदेश में आपने 1 सीटें जीती थी लोकसभा में। अब आगे आप लोग क्या प्रस्ताव कर रहे हैं? इन तीनों राज्यों में जो है कितनी सीटों की डिमांड करेंगे? और मेरा सवाल आगे जेडीयू से भी ये रहेगा कि भाई कांग्रेस को कितनी सीटें आप लोग देने जा रहे हैं? देखिए चंदन जी, जब आप कोई महायज्ञ करते हैं ना तो उसमें सप्त धान, सप्त मृतिका, सप्त नदी जल और सप्त धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं तब जाके वो महायज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। इसी तरीके से भारत के लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो एक महायज्ञ की तरह होता है। और हमारा मानना है कि जब सारे दल हमारे साथ मिलेंगे, सबके साथ हम जाएंगे, बहुत आदर्श आंसर हो गया, तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सवाल पूछा आपने, टू द पॉइंट आंसर नहीं किया। एक मिनट, हम इतने अहंकारी नहीं है नरेंद्र मोदी जी की तरह तो स्वयं घोषित कर दे कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। योगी जी लठ लिए खड़े हैं, नितिन गडकरी जी सड़क खोद के बैठ गए कि अगली बार तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अमित शाह जी डंडा लेके बैठे हैं कि भाई गुजरात से मैं ही आऊंगा। तो ये भाजपा के अंदर सिर्फ फुटौल हो रही है, वो अपने घर की बात नहीं देखेंगे, बात करेंगे कांग्रेस का चेहरा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल जी ने उस वक्त जो है वो ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी, तो प्रधानमंत्री के पद को अंडरमाइन किया था। देखिए ठीक है, चलिए हम शिवम त्यागी के पास आते हैं। मुद्दों से ना बढ़िए, जनता का हक शिवम त्यागी, कोई भी जनता कुछ भी जो इसके खिलाफ हो जनता आवाज उठा सकती है, लेकिन मोदी जी के सामने कोई सवाल नहीं उठा सकता। मोदी जी से आप सवाल करोगे देशद्रोही, दीपक जी हो गया आपने कह ली। ठीक है शिवम त्यागी, थैंक यू। विषय पर आप कांग्रेस प्रवक्ता से जवाब ले ले, ये तो एक सपना ही रह जाएगा इस देश में। मुझे लगता है अब वो विषय पर जवाब नहीं देते। लेकिन सपने आपने दिखाए थे, भाजपा ने सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे भाई। ठीक है, वही मैंने कहा चंदन भाई, इन्होंने सपने शिवम जी को बोलने दीजिए। क्या है, मैं तो नहीं बोला इनके बीच में 2-3 मिनट लगातार बोले, ये क्या है? दीपक जी ठीक है, शिवम जी को बात बोलने देते हैं सर। तो फिर आगे, अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और एक वैलिड सवाल उठाया। आपने 3 राज्य जोड़े, मैं इसमें एक और राज्य जोड़ देता हूं। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, मोटा माटे इन अगर 4 राज्यों को मिलकर देखें तो 200 से ज्यादा सीटें आती हैं। वहां पर इनका हाल इतना बुरा है कि अगर इनको कांग्रेस को तो बैसाखी देके भी खड़ा करने की कोशिश करो तो खड़ा नहीं हो पाएंगे ये लोग। कल परसों अभी एक खबर आई थी कि 21 सीटें मांगी हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस राज्य में जो मजबूत है उसको साथ देना चाहिए। इस हिसाब से तो साथ में ही निकल जाएंगे राहुल गांधी। एक तरफ ये कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, दूसरी तरफ जहां 200 से ज्यादा सीटों वाले 4 राज्य हैं उनमें उनका अस्तित्व नहीं बचा। 21 जो सीटें इन्होंने उत्तर प्रदेश में मांगी, 21 तो कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। सर इनको प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं सम्मान में कहना कि मैं बीच में नहीं बोल रहा तो ना बोले। थैंक यू। दूसरा बड़ा विशेष बात है, जहां तक इन्होंने अहंकार और ये सब, अहंकार से इस देश में कोई जीत के नहीं आता। 282 भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जीत के लाए तो जनता ने वोट दिया तब जीत कर आए। 303 अगर लेकर आए तो जनता ने वोट दिया तब जीत कर आए। ये अहंकार नहीं है, ये जनता का वोट है, ये ट्रस्ट है, ये विश्वास है। और दूसरी तरफ आप हैं जो बिल्कुल पूरे तरीके से अपना सब कुछ खोती हुई एक पार्टी है, बस किसी भी तरीके से अस्तित्व बचाकर लोगों को इकट्ठा करके जीतना चाहती है। इस पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो है वक्त 10 सेकंड में भी आपने बोलना ही नहीं है, लाभ क्या है? जब आप 10 सेकंड
में भी आपने इधर उधर ही करना है, बेकार है, क्या फायदा? एक छोटा सा 10 सेकंड देके भी आपको टाइम नहीं बर्बाद करना। राजीव रंजन जी, कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है उनका इस्तेमाल अपनी सीटें बढ़ाने के लिए कर सकती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति हो रही है? सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला हो सकता है सर? देखिए, सीट शेयरिंग भी होगा। पहले कई तरह के सवाल खड़े हुए, कभी कोलकाता, कभी बंगलुरु, कभी चेन्नई, फोटो ऑप्स के कई तस्वीरों को साझा किया जाता था और कहा जाता था कि ये बैठकें होती रहेंगी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन पटना ने एक ठोस बुनियाद तैयार की। बंगलुरु आते आते इसका नामकरण हुआ। आपको अगला जो भी रोड मैप है इंडिया का वो मुंबई से मिलेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा है जी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस इस गठजोड़ की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के अनेक ऐसे राज्य हैं जहां अन्य दलों का कोई आधार नहीं है, वहां निसंदेह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होगा। ठीक है। लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी प्रभावशाली हैं और यही है संघीय ढांचे की खूबसूरती। संघीय ढांचे में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनका सम्मान राष्ट्रीय पार्टियां भी करती रही हैं और क्षेत्रीय पार्टियां ये जानती हैं कि अस्थायित्व के लिए राष्ट्रीय पार्टी का होना भी आवश्यक है। और बिहार तो उदाहरण है, 15 कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलकर लड़े और हमारे यहाँ सबसे पहले जो महागठबंधन की सरकार बनी, काफ़ी अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमारे राज्य में कहीं कोई असुविधा होने वाली है। ठीक है। और कमोबेश नहीं असुविधा, 450 सीटों का जो लक्ष्य है जहां हम एक के मुकाबले एक उम्मीदवार दे सकें, ठीक है, उसका सीधा अर्थ होगा वहां 300 से ज्यादा सीटें अकेले हम। राजीव जी, यहां 450 सीटों में सवाल ये लेना चाहूंगा आपसे कि बिहार में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी थी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, तेलंगाना, अगर तमिलनाडु की बात की जाए वहां जूनियर पार्टनर है। जहां जहां भी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ी है उसे समझौता करना पड़ा, उसे कहीं ना कहीं अपना आधार गंवाना पड़ा। तो ऐसे में दीपक झा जी, मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि क्या ऐसी स्थिति आप लोग स्वीकार करेंगे? देखिए, इसका मतलब है कि हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, जो छोटे दल हैं उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि छोटे दलों को भी जनता ने चुना है। हम पार्टी तोड़वा तो है नहीं जो मोदी जी करते हैं, पार्टी तोड़वा पार्टी। आपने कनफोड़वा सुना था, आंख फोड़वा, आज मैं एक और बता रहा हूं, पार्टी तोड़वा, वो है भाजपा। दानवी प्रवृत्ति, जब कोई शुभ कार्य होता है ना तो दानवी प्रवृत्ति आ जाती है उसको बर्बाद करने के लिए। तो भाजपा वही है। देखिए, आपने महाराष्ट्र में देखा शिवसेना के दो फाड़ करवाने में इनकी क्या काबिलियत दिख गई सामने, एनसीपी को दो फाड़ करने में इनकी दिख गई काबिलियत। बिहार में जो वाजपेयी जी बैठे हैं इनको भी दो टुकड़ों में भाजपा ने कर दिया। फिर भी वाजपेयी जी की पार्टी की मजबूरी है कि ना इधर के ना उधर के हैं। मौसम ज्ञानी का नहीं सर, फिर तो देखिए, राजनीति का छात्र होने के नाते मैं जो है यहां बताना चाहूंगा कि 1977 के बाद 1979 में जो है जनता पार्टी के दो टुकड़े किसने करवाए, 1989 में जो है भाई चंद्रशेखर जी को अलग करके किसका पार्टी ने बनाया। तो खैर हर पार्टी जो है तोड़फोड़ करती है। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ कहा है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। तेलंगाना के, जी आऊंगा मैं आपके पास, उनका बयान भी सुना देते हैं। तेलंगाना के खम्मम में जनसभा को संबोधित किया गृह मंत्री अमित शाह ने और इस दौरान उन्होंने केसीआर और ओवैसी पर जोरदार हमला बोला, साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। उनकी पार्टी का चिन्ह गाड़ी है, कार है, कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी, 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। तो बड़ा हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस बीच वाजपेयी जी को भी लाना चाहेंगे चर्चा में। वाजपेयी जी, आपके पास आऊंगा, दीपक जी आपके पास आऊंगा, आपके लिए मेरे पास और भी सवाल हैं। वाजपेयी जी, क्या लगता है जो क्षेत्रीय पार्टियों की आकांक्षा है कि कांग्रेस उनकी सहायक भूमिका में रहे,
क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाएगी? सिर्फ जहां जहां मुकाबले हैं, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, या फिर ऐसी राज्य जहां जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है, बस वहीं वो अपने दमखम से लड़े, बाकी जगह सपोर्टर की भूमिका में आ जाए? चंदन जी, अभी आपने बताया कि आप राजनीति के छात्र रहे हो, 77 की घटनाएं भी आपने बताई। 88 में जब जनमोर्चा बना था, वीपी सिंह कांग्रेस छोड़कर आए थे, तो ये सब लोग साथ थे, और वीपी सिंह जब आए तो उन्होंने कांग्रेस का वोट को तोड़ा, नंबर 1। और उसी के बाद कांग्रेस के गर्व से निकली ये पार्टियां, लालू की, मुलायम की, ममता की, और सारा वोट कांग्रेस का ले गई, जो अब तक वापस नहीं आया। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यही है कि अपने वोट को वापस लाएं, और छत्रप की प्रतिज्ञा यह है कि अपने वोट को रिटेन करें। तो जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, तब तक सीट एडजस्टमेंट की कहां से सवाल आ गया? अगर कांग्रेस हर राज्यों में उसी तरह से लड़ेगी और सीटें छोड़ देगी, तो कांग्रेस रिवाइव कैसे करेगी? ठीक है। और अगर छत्रप छोड़ देंगे सीटें, तो वो उनकी डेथ हो जाएगी, राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। तो इस मसले को पहले सुलझाएंगे। इसका इनके पास कोई सॉल्यूशन है क्या? कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकल सकता। ठीक है, क्योंकि एक का अस्तित्व खत्म होना है, एक का अस्तित्व दांव पे है, उससे निकलेंगे तब आगे बात होगी। और हम कहते हैं कि अगर इनका मान लो कामयाब हो जाए हर चीज, उसके बाद मुकाबला मोदी से है। ये जहां जी अभी बोल रहे थे कि परिवार की पार्टी तोड़ दी, अरे हमारी बदकिस्मती है कि हमारे परिवार में आपस में झगड़ा हो गया, नहीं तो किसी की क्या हिम्मत है कोई किसी की पार्टी तोड़ दे? हर पार्टी का अपना झंडा होता है, अपना संविधान होता है, अपना नेता होता है, और अपनी नीति होती है। जी दीपक जी, ये किसी यहाँ सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि 2019 में 262 सीटें टोटल ऐसी थी जिसमें कांग्रेस नंबर 1 पर रही या फिर नंबर 2 पर रही, तो क्या मान के चला जाए कि 262 सीटों को छोड़ करके कैसे वोट देगी जनता आपको? जी, 262 सीटों पर आप लोग दावा करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी मीटिंग जो हो रही है अगले इंडिया की, उसमें यही फॉर्मूला तय किया जाएगा किसको किस सीट पे कहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा और कहाँ लड़ना चाहिए, क्योंकि ये सार्वभौमिक होना चाहिए, सबके सर्वसम्मति से होना चाहिए। बात आती है कि यहाँ पे एलजेपी की प्रवक्ता है, वाजपेयी जी का वॉल्यूम कम कर दिया, शायद उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। बात यह है कि जब गृह मंत्री जी कोई बात बोलते हैं विपक्ष के लिए, तो मैं एक बात कहूंगा कि भाजपा ऐसे लगता है सब चूहे बिल्ली खाके हज को चली वाली बात होती है। परिवारवाद तो इनके यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लीजिए, प्रवेश वर्मा को लीजिए, पीयूष गोयल को लीजिए, परिवारवाद पर जिस दिन डिस्कस नाम है दीपक जी, आपने बाइट चलाई ना सर, उस पर मैं आऊंगा, इसलिए वो बाइट चलाई, इसलिए मैंने जवाब दिया। उसके लिए अगला सवाल है मेरे पास, आप मैंने जो सवाल पूछा उसका आंसर इसलिए चंदन भाई बिल्कुल, इसीलिए बैठक हो रही है अगली मीटिंग इंडिया की कि कैसे चुनाव लड़ना है, उस फॉर्मूले पे बात होगी किसको कहां से लड़ना है। क्योंकि जो आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, अरे भाई हम लोग यकीन करते हैं संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम, तो हम साथ चलेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ जीतेंगे और जनता का साथ में मिलकर विकास करेंगे, ये हमारा मोटो। नहीं, दिल्ली और पंजाब को लेकर आपकी पार्टी के नेता जो है बयानबाजी करने लगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, काफी मामला बिगड़ गया था। शिवम, भाजपा का क्या है, ये तो हिटलर के उपासक है, ठीक है सर, आप सारे मुद्दों को एक साथ ना मिलाएं सर, प्रचार ऐसे करो कि असत्य भी सत्य लगने लगे, नरक भी स्वर्ग लगने लगे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हिटलर के उपासक अच्छा ठीक है, चलिए, नरक में स्वर्ग। दीपक जी सारे मामलों को एक साथ मिक्स नहीं करते। हाँ शिवम जी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं बस एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जब वो बोले तो मैं उनके समय के बीच में नहीं बोला, बेहतर है कि वो भी ना बोले। मैं बड़ा सबसे पहले मैं राजीव जी की बात से करना चाहूंगा, ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक पार्टी जिसकी पैदाइश लालू प्रसाद यादव के साथ, दिस इज अनफेयर सर, ये अब आप ये देख रहे हैं दीपक जी ठीक है, अगर ऐसे बीच में ना बोले कृपया, नहीं आपकी बात ठीक है, ठीक है मित्रों का दीपक जी, ठीक है, देंगे उनको फ्री। अरे दीपक जी 1 घंटे का डिस्कशन हमारे पास है सर, हमें जो है मुद्दों पर जो है दर्शक जो है हमसे कुछ सार्थक सुनना चाहेंगे आपकी पार्टी के लिए। शिवम जी, जिस पार्टी की पैदाइश ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, आज उनके साथ बैठकर वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम जन आकांक्षाओं की चिंता करती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, जन आकांक्षाओं की नहीं, अपनी आकांक्षाओं की। आपने 50 साल का इतिहास बताया ना, सार्वजनिक जीवन बताया आपने नीतीश जी का। अपने 49 साल के सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर है राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो, और ये कहते हैं कि जन आकांक्षाओं का ख्याल करते हैं। जन आकांक्षाओं का ख्याल, आ जाइए उत्तर प्रदेश में, आ जाइए, बीच में मत बोलिए ना, जब ये लोग बोलते रहते हैं तो इनके बीच में कोई नहीं बोलता, लेकिन अपने आप में सुनने की क्षमता ही नहीं है किसी में भी। ठीक है राजीव जी, अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में,
आपको लगता है अखिलेश यादव जी जनआकांक्षाओं की चिंता करते हैं? जिस आदमी ने अपने पिता की चिंता ना करी हो, जिस आदमी ने अपने चाचा की चिंता ना करी हो, जिस आदमी ने किसी चीज की चिंता ना करी हो, वो जनआकांक्षाओं की चिंता करेगा? निजी मामलों से दूर रहे, निजी नहीं है, जनता के बीच में। अगर निजी है तो घर के बीच, अगर निजी है तो घर में लड़े, मैं नहीं कहूंगा। अगर निजी है तो घर में लड़िए, फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। अगर बर्दाश्त नहीं है सुनने का, अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो बोलना बंद कर दीजिए। मेरी आवाज आपसे बेहतर है और मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, बोल के दिखाइएगा। आप ये क्या तरीका है? ठीक है दीपक जी, ये क्या तरीका है? नहीं, उनको भी नहीं, राजीव रंजन जी को भी अनडिस्प्यूटेड टाइम चाहिए, इनको भी चाहिए, लेकिन दूसरे के बीच में बोलना है, ये क्या तरीका हुआ? ये क्या? झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, ये सच है। अच्छा झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलते हो। नहीं, आवाज बोलने को होता नहीं, तर्क इन पे नहीं, कंटेंट इन पे नहीं, ज्ञान इन पे नहीं, फालतू फालतू की बातें करनी है। और अगर तर्क मजबूत हो, दीपक जी देखिए, दीपक जी अपने इनके समय में इनके पास बोलने को टाइम नहीं होता है। सुनिए, हमारे सभी गेस्ट से ये गुजारिश करेंगे कि अगर तर्क मजबूत हो तो आवाज अपने समय पर बोलिए ना। अगर ना हो आपको रोकना चाहिए। मैं आपसे हुआ व्यक्तिगत, किसी भी अरे दीपक झा साहब, यहाँ मैं हूँ, आप चिंता न करें कि यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं मॉडरेटर हूँ, मेरा काम है वो मैं देख लूंगा। सर शिवम, आपने अपनी बात कंप्लीट करें, मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। थोड़ा समय और दीजिए। आपको लगता है ममता बनर्जी जनआकांक्षाओं की चिंता करती हैं? आपको लगता है कि वो अपने परिवार से बाहर जाकर किसी और के लिए कुछ करना चाहती हैं? आपको लगता है इस तरीके की चीजें होंगी? नहीं होंगी। मैं कहता हूं जनआकांक्षाओं का काम अगर कोई भी करता है, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, सब करे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आदमी जो है किसी भी तरीके से, एक व्यक्ति, एक पार्टी जो जनआकांक्षाओं को पूरा कर रही है, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए अपनी पारिवारिक आकांक्षाओं को, अपनी निजी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले प्रधानमंत्री को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। ठीक है, राजीव जी आपके पास आऊंगा। राजीव जी देखिए, सबसे पहले चंदन जी, 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी जनता के आशीर्वाद से। 2010 में नीतीश कुमार जी को जनता ने आशीर्वाद दिया और एक अपराजेय जनादेश के साथ एक बार फिर उनकी सरकार बनी। 2015 में जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया। 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। अब 2025 के पहले 2024 में है। इनका ये कहना है चुनाव और जनता का जनादेश, इसके अलावा लोकप्रियता का पैमाना क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे। नीतीश जी को जनता ने जनादेश दिया था 2015 में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे हम लोग। आप कैसे आ गए थे बताइए? भारतीय जनता पार्टी हमारे आपको दिया था ना, आप आए थे किसके? अरे तब तो आप पैदा चले गए राजनीति में। जब तेजस्वी यादव पर एक एफआईआर हो गई, वो तो बन गया, वो तो एपिटमी बन गई भ्रष्टाचार की। आज वही आदमी चार्जशीट है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको अपनी सत्ता बचानी है। ठीक है शिवम जी, आपने पॉइंट रख दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीच में बोलते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि बीच में बोलने से कितनी दिक्कत होती है। राजीव, मैं आपको बताता हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं नहीं बोला बीच में, आप बीच में बोल रहे हैं। डिबेट जाकर वापस देखेंगे। मैं बीच में नहीं बोला किसी के, मुझे कोई शौक नहीं है बीच में बोलने का। मेरा तर्क मजबूत है, मुझे नहीं बोलना। आपने अपनी बात, लेकिन आप बोलेंगे तो माफ कीजिए, मुझे बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ठीक है राजीव जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जनादेश और जनता का आशीर्वाद, लोकप्रियता का पैमाना, मैं तो यही मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी 356 एक सवाल मेरा बीच में है सर, मैं आपको असुविधा के लिए को गिरा खेद जताते हुए बीच में रोकना चाहूंगा। सरकार थोपने को अगर लोकप्रियता का पैमाना मानती है तो नरेंद्र मोदी जी की एक सवाल, आपने जो अभी बातें कही, बड़े गिरावट की ओर बढ़ रही है। देखिए, आपने जो अभी सवाल, अब जो बातें कही उसमें आपने 2005 में नीतीश कुमार जी का नाम लिया, 2010 में नीतीश कुमार जी का नाम लिया। आपने खुद ही यह साबित कर दिया कि एक लीडर होना चाहिए। आप लोग गठबंधन में थे लेकिन आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। तो वही हम भी सवाल कर रहे हैं कि INDIA गठबंधन अगर जा रहा है तो जिस तरह 2005 और 10 में आपके नीतीश कुमार थे, 2024 में INDIA का कौन होगा? सवाल तो वही है सर, घूम फिर करके। तो ये तो तय हो गया ना। आपने क्रिकेट मैच का हवाला दिया कि इंडियन टीम बन गई है, तो मैं तो कहता हूं कि चुने हुए सांसद इसके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होंगे जी, और वो तय करेंगे इस टीम का कप्तान कौन होगा जी। मैं क्रिकेट की उससे पहले जो मुख्यमंत्री जी तो देखिए, भूपेश बघेल जी हल्के आदमी नहीं है, अशोक गहलोत जी जो है भाई बड़ा उनका कर रहे हैं। आजकल क्रिकेट की शैली में बात राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रह गए थे, क्रिकेट के ही शब्दावली में। ठीक है दीपक जी, बड़े नेता
इस तरह की बयानबाजी फिर क्यों कर रहे हैं? जब अगर कलेक्टिव लीडरशिप ही चलनी है तो इस तरह की इंडिविजुअल बातें क्यों की जा रही है? क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, शीट शेयरिंग के लिए? क्या है ये? उत्साह की राजनीति है, देश में एक नई बयार की राजनीति है। दीपक झा बड़े या छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर बड़े? दीपक झा बड़े या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बड़े? जाहिर बात है चीफ मिनिस्टर बड़े ना। उन्होंने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, आप नहीं कहते हैं। ठीक है, शिवम टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला मैं समझ गया। ये तो उनको समझना चाहिए। चुप रहिए, बिल्कुल रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल सकता हूं 15 मिनट और। ठीक है शिवम, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी नीतियां बतानी शुरू करूं। ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा समझना चाहिए ना दीपक जी। डिबेट ऐसा नहीं हो सकता कि इनके हिसाब से चले। या तो आप सब अपने समय में बोले या फिर मैं भी अपने समय में बोलूंगा। मेरी मजबूरी आपने भी मचाया था, क्लास में शोर आपने मचाया था, लेकिन फिर भी शिवम नहीं मौका आप मुझे दे रहे तो मैं तो यही कहना चाहता हूं दीपक झा बड़े नहीं है, भूपेश बघेल बड़े हैं, अशोक गहलोत बड़े हैं। अगर वो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए तो जाहिर है वही पार्टी की लाइन है। अगर वही पार्टी की लाइन है तो यहां पर बैठकर झूठ क्यों बोलना है आपको? ठीक है शिवम अपनी बात रख दी। दीपक जी मैंने जो सवाल पूछा उस पर रिस्पॉन्ड करें सर। उस पर ही करूंगा। देखिए भाजपा का झूठ सबसे बड़ा झूठ होता है। भाजपा ने यहाँ पे बैठ के बता दिया, ठीक है बता दिया नरेंद्र मोदी जी जन आकांक्षाओं की सरकार की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को आम आदमी की जनता है क्या? आम आदमी की फिक्र है क्या नरेंद्र मोदी को? प्याज टमाटर लहसुन सब महंगे हो गए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट को जवाब देना है। मोदी जी जीतता है, अरे उठा के कंपनी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जवाब दीजिए। आम आदमी कौन है चेहरा इस देश के प्रधानमंत्री? हमारे यहाँ सिर्फ कौन है प्रधानमंत्री? योगी लठ लेके खड़ा है आपका और अमित शाह लठ लेके खड़े हैं। मारपीट यही रह गया क्या आपके आसपास? कुछ रहा नहीं। अगर इस तरह से डिस्कशन करेंगे तो हमारे दर्शकों को मैं नहीं चाहता इस तरह का डिस्कशन। मैं तो पार्टी नहीं हूं इसका। भाजपा की एक सेकंड भाजपा की शांति शांति भाजपा की आदत शांति से बात करने की है, लेकिन जो जिस भाषा में बोलेगा उसको यहाँ शुरुआत कहीं ना कहीं शुरुआत दीपक जी आपने की थी और उस पे शिवम ने उसी लीड को फॉलो किया। लेकिन हम यही आपसे गुजारिश करेंगे। नहीं दीपक जी ठीक है, यहां डिस्कशन के लिए अगर कुछ सार्थक हमारे दर्शकों को देखना है तो उसके लिए तर्क होने चाहिए, उसके लिए डेटा होने चाहिए, उसके लिए जो राय है वो बना सके दर्शक राजनीति के तौर के लिहाज से, तो उसके लिए कुछ सार्थक होना चाहिए। चिल्लम चिल्ली से कुछ नहीं हासिल होता। फिलहाल इस बहस में इतना ही। हम आप चारों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।